आओ, प्रमोद ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए तौफीक से ऊंची आवाज में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेजर, मेरा ख्याल है हमें मेकअप वगैरह कर लेना चाहिए। तौफीक ने कहा। नहीं, मैं अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक लम्हा देर किए बगैर उस मारियो की गर्दन नाप लूँ, मेजर प्रमोद ने कहा और होटल से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाते पार्किंग की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद वो राल्फ होटल की तरफ से ली गई कार में बैठे पूरी रफ्तार से रोल्स रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। रोल्स रोड वहां से काफ़ी फासले पर था और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए शहर के कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़ रहा था। प्रमोद कार दौड़ाए आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसके होंठ बींचे हुए थे और चेहरे पर पथरीली सख्ती नुमाया थी। ये उसका मखसूस अंदाज था। वो जब भी एक्शन में होता था तो उसके चेहरे पर ऐसे ही पथरीली सख्ती उभर आती थी। कार आंधी और तूफान की तरह उड़ी चली जा रही थी कि अचानक एक मोड़ मुड़ते ही उसे उकब से पुलिस कार के सायरन सुनाई देने लगे और प्रमोद ने कार की रफ्तार यकलख्त कम कर दी। नॉनसेंस, ये किधर से टपक पड़े, प्रमोद ने कार को एक साइड पर करते हुए कहा। उसी लम्हे पुलिस कार उनके सामने आकर रुकी और उसमें से 2 आदमी नीचे उतरे। जल्दी से जुर्माने का कोपन दो ऑफिसर, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, प्रमोद ने उनके करीब आते ही तेज लहजे में कहा। कोपन अभी देते हैं, एक ने बड़े सहजाइया अंदाज में कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ उठा तो प्रमोद बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके हाथ में मशीन गन थी जिसका रुख प्रमोद की तरफ था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद पुलिस ऑफिसर ने भी मशीन गन का रुख साइड सीट पर बैठे हुए तौफीक की तरफ कर दिया। क्या मतलब ये गन्ने? प्रमोद ने हैरान होकर कहा, क्योंकि वर्दी तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों की ही पहनी हुई थी। तुमने कोपन मांगा था ना मेजर प्रमोद, वही दे रहे हैं तुम्हें, मौत का कोपन, उसी आदमी ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे प्रमोद ने यकलख्त कार का दरवाजा एक झटके से खोला और दरवाजे की जरब खाकर वो आदमी बुरी तरह चीखता हुआ उलटकर पीछे हटा ही था कि मेजर प्रमोद ने छलांग लगाई और उछलकर उसके ऊपर जा गिरा। दूसरी तरफ तौफीक ने भी दूसरा काम किया। उसने यकलख्त नीचे से हाथ उठाकर उसकी गन को एक जोरदार झटके से वापस धकेल दिया था और गन की ही जरब खाकर वो आदमी लड़खड़ाता हुआ जैसे ही पीछे हटा, तौफीक ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खोला और वो शख्स भी चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। और फिर तौफीक और प्रमोद ने उन दोनों को बेहोश करने में चंद लम्हों से ज़्यादा ना लगाए। ये सड़क चूंकि ऑफ रोड थी, इसलिए उस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। यही वजह थी कि पुलिस ऑफिसरों से लड़ाई के दौरान कोई मुदाखलत ना हुई थी। प्रमोद ने उन दोनों को उठाकर पुलिस कार की उकबी नशीस पर डाला। तुम पुलिस कार लेकर उधर बाएं तरफ चलो, उधर दरख्तों का एक झुंड है। ये मुझे पुलिस ऑफिसर नहीं लगते, यहाँ के पुलिस वाले ऐसे काम नहीं किया करते, प्रमोद ने कहा और फिर भागकर वो अपनी कार में आकर बैठा और उसने कार एक झटके से आगे बढ़ाकर उसे बाएं तरफ मोड़ दिया। दरख्तों के घने झंड में पहुंचकर उसने जैसे ही कार रोकी, उकब में तौफीक भी पुलिस कार लेकर पहुंच गया। प्रमोद ने तौफीक की मदद से उन दोनों को कार से बाहर निकाला और फिर उनकी बेल्ट से लटकी हुई क्लिप हथकड़ियों की मदद से उसने उन दोनों के हाथ उकब में क्लिप कर दिए। अब उसे होश में ले आओ, ये ज्यादा बातें कर रहा था, प्रमोद ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसने प्रमोद से बातें की थी। और कैप्टन तौफीक ने झुककर उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद लम्हों बाद ही उस आदमी ने चीखते हुए आंखें खोल दी और तौफीक पीछे हट गया। हाँ, अब बोलो, कौन हो तुम? प्रमोद ने यकलख्त उस आदमी की पसलियों में लात मारते हुए गरा कर कहा। वो चीखता हुआ उछला, मगर प्रमोद की लात तो जैसे मशीन में तब्दील हो गई। उस आदमी की चीखों से माहौल गूंज उठा। पसलियों, सीने और चेहरे पर पड़ने वाली जोरदार लातों ने चंद लम्हों में ही उसे बेहाल करके रख दिया। उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा, चेहरे का गोश्त कई जगह से फट गया था। बताओ, कौन हो तुम? प्रमोद ने इंतहाई उसीले लहजे में पूछा। रुक जाओ, बताता हूँ। काश मैंने डेविस के हुक्म के मुताबिक तुम्हें देखते ही तुम पर फायर खोल दिया होता। मेरा नाम जॉनसन है, ये मेरा साथी है क्लॉक। हम दोनों वाकई पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक डेविस ग्रुप से है, पेशेवर कातिलों के ग्रुप से। डेविस ने तुम्हारा और तुम्हारे साथी का हुलिया सबको बता दिया था कि तुम राल्फ होटल की कार लेकर कहीं गए हो, लेकिन तुम कहीं नजर ना आ रहे थे। उसने हुक्म दिया था कि तुम लोग जहां भी नजर आओ तुम्हें फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के गोलियों से उड़ा दिया जाए। हम यहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे, हमने तुम्हारी कार चेक की और फिर तुम्हें देख लिया, लेकिन हमसे गलती हुई, हमने तुम्हें फौरी गोली ना मारी। हम तुम्हें हतमी तौर पर निशाना बनाना चाहते थे। जॉनसन ने रुक रुक कर और अटक अटक कर बात करते हुए कहा। डेविस कहाँ है अब? मेजर प्रमोद ने पूछा। हमें नहीं मालूम, हमें तो ऑर्डर ट्रांसमीटर पर मिले थे, जॉनसन ने जवाब दिया और प्रमोद ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया। चलो चलकर उसे बताओ कि तुमने हमें इस झंड में मार गिराया है और उसे यहाँ आने पर मजबूर करो, अभी और इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें गोलियों से उड़ा दूंगा। चलो, प्रमोद ने उसे पुलिस कार की तरफ धकेलते हुए कहा। वो यहाँ नहीं आएगा, वो अपने आदमी भेजेगा या हमें कहेगा कि हम चले जाएं। वो आदमी भेजकर तुम्हारी लाशें मंगवा लेगा। वो सिर्फ अहकामात देता है, खुद अमली तौर पर सामने नहीं आता।
जॉनसन ने पुलिस कार से टकराकर वापस मुड़ते हुए कहा, कितने आदमी हैं उस ग्रुप में? प्रमोद ने होंठ चबाते हुए पूछा। बहुत हैं, नाराग का बहुत बड़ा ग्रुप है, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। उस डेविस का हुलिया बताओ, प्रमोद ने पूछा और जॉनसन ने हुलिया बता दिया। तुमने किस फ्रीक्वेंसी पर उसे कॉल करनी थी? प्रमोद ने पूछा और जॉनसन ने फ्रीक्वेंसी बता दी। तुम ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करो और सुनो जॉनसन, मैं पुलिस ऑफिसर्स के हाथ से हूँ नहीं रंगना चाहता, लेकिन मजबूरी की सूरत में ऐसा कर भी गुजरूंगा। इसलिए अगर तुम डेविस को यहाँ बुला सको तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बच सकती है, वरना नहीं। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम मौत चाहते हो या फिर जिंदगी। प्रमोद ने पुलिस कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैंने कहा है कि वो नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ, जॉनसन ने कहा और साइड सीट पर बैठ गया। जबकि दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए तौफीक ने पुलिस कार में नस ट्रांसमीटर पर उसकी बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो जॉनसन कॉलिंग ओवर। जॉनसन ने तेज़ लहजे में कॉल देना शुरू कर दी थी। यस डेविस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक खुश्क सी आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैंने और क्लार्क ने मेजर प्रमोद और उसके साथी को मार गिराया है। वो राल्फ होटल की कार में अचानक ड्रबी रोड पर नमूदार हुए। हम वहाँ ड्यूटी पर थे। हमने पुलिस सायरन ऑन करके उनकी कार रुकवाई और फिर उन पर मशीन गन का अचानक फायर खोल दिया। उन दोनों के जिस्म छलनी हो चुके हैं। हम उन्हें और उनकी कार को लॉर्डक बाई रोड पर वाक़या दरख्तों के घने झंड में ले आए हैं। आप यहाँ आ जाएं और उन्हें चेक कर लें, क्योंकि करीब से देखने से मुझे शक पड़ रहा है कि वो मेकअप में है। मैंने अपने तौर पर तो चेक करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ओवर। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। मेकअप में? क्या मतलब? वो मेकअप में कैसे हो सकते हैं? ओवर। दूसरी तरफ से उसी तरह खुश्क लहजे में कहा गया। मेरा शक है बॉस, हो सकता है गलत हो। ओवर। जॉनसन ने कहा, तुम वहाँ से फ़ौरन चले जाओ, मेरे आदमी खुद ही उनकी लाशें उठाकर लाएंगे, फिर चेकिंग हो जाएगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तौफीक ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैंने कहा था कि वह खुद नहीं आएगा, जॉनसन ने प्रमोद की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, प्रमोद ने खुश्क लहजे में कहा और दूसरे लम्हे हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख उसने उसके सीने की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। गोली सीधी उसके दिल में उतर गई और जॉनसन एक चीख मारकर ड्राइविंग सीट पर पहलू के बल गिरा, जबकि तौफीक पहले ही बाहर निकल गया था। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो औंधे मुंह आगे हाली जगह पर गिरा और साकत हो गया। प्रमोद ने तेजी से रुख मोड़ा और दूसरे लम्हे एक और धमाका हुआ और गोली जमीन पर बेहोश पड़े हुए क्लार्क के सीने में उतर गई। क्लार्क का जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकत हो गया। आओ निकल चलें यहाँ से, वरना धमाके सुनकर कोई भी यहाँ आ सकता है, मेजर प्रमोद ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा और चंद लम्हों बाद उनकी कार दरख्तों के झुंड से निकलकर दोबारा मेन रोड पर पहुँच गई। मेजर, अब हमें हर सूरत में मेकअप कर लेना चाहिए, न जाने डेविस के कितने आदमी कहाँ और किस किस रूप में मौजूद हों, तौफीक ने कहा और मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया। हमारा सामान तो राल्फ होटल में है, लेकिन वहाँ हमारा उन हुलियों में जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें मेकअप का सामान भी नया खरीदना पड़ेगा और ये कार भी छोड़नी पड़ेगी। मेजर प्रमोद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। उसने अब कार का रुख ऑफ रोड से शहर के उस हिस्से की तरफ कर दिया था जहाँ कमर्शियल मार्केटें थीं, और फिर थोड़ी देर बाद वो बहरो आफियत एक मार्केट तक पहुँच जाने में कामयाब हो गए। मेजर प्रमोद ने कार एक पार्किंग में रोकी और दूसरे लम्हे वो कार से नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर से नए लिबास, जूते और मेकअप का ज़रूरी सामान खरीद चुके थे। डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत वसी और अरीज था और वहाँ गाहकों का भी खासा रश था। मेजर प्रमोद को मालूम था कि जहाँ ज़रूर गाहकों के लिए बाथरूम भी बनाए गए होंगे। वो अभी उन बाथरूम्स को तलाश कर ही रहा था कि अचानक एक नौजवान लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेजर प्रमोद तेजी से उसकी तरफ मुड़ा। आपका नाम मेजर प्रमोद है और आपका ताल्लुक बेलगारिया से है? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मेजर प्रमोद ने हैरान होकर कहा। मेरे साथ आओ, तुम यहाँ खतरे में हो। मादाम ग्रुप के आदमी की किसी भी लम्हे तुम्हें गोली से उड़ा सकते हैं। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, उस लड़की ने कहा और तेजी से एक साइड पर मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गई। मेजर प्रमोद ने हैरत भरे अंदाज में कंधे उचकाए और फिर वो उसके पीछे चल पड़ा। लड़कियों ने उस राहदारी से गुजार कर डिपार्टमेंटल स्टोर की ऊपरी तरफ ले आई और थोड़ी देर बाद वो एक सड़क पर घूमते हुए एक छोटी सी कोठी में पहुंच चुके थे। लड़की ने कोठी का फाटक बंद किया और उसके साथ ही इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। मुझे हर लम्हे यही खतरा था कि किसी तरफ से भी गोलियों की बौछार आएगी और तुम्हारी जान लेगी, लेकिन शुक्र है कि तुम बचकर यहाँ आ गए। लड़की ने फाटक बंद करके इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम पहले अपना तारुफ कराओ, हमारी फिक्र छोड़ो।
हमारा ईमान है मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मेजर प्रमोद ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। और वो लड़की इस तरह हैरत से प्रमोद की तरफ देखने लगी जैसे उसके इत्मीनान पर उसे हैरत हो रही हो। बताती हूँ, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो सीटिंग रूम में पहुंच गई। मेरा नाम जेनेट है और मेरा ताल्लुक मादाम लड़ाके ग्रुप से है, उस मादाम लड़ाके ग्रुप से जिसको तुम्हारे कत्ल का मिशन सौंपा गया है। इसलिए मुझे तुम्हारे हुलियों का पूरी तरह इल्म था, लेकिन मेरा ताल्लुक फील्ड से नहीं है। मादाम लड़ाके के दफ्तर में काम करती हूँ। बज़ाहिर लड़ाका खिलौनों का कारोबार है, लेकिन दरअसल मादाम लिज़ा एक इंतहाई खतरनाक पेशावर कातिला है। मेरा बचपन चूँकि नौजवानी का तवील हिस्सा बुल्गारिया में गुजरा है और मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, इसलिए बुल्गारिया से मुझे बिल्कुल इस तरह मोहब्बत है जिस तरह किसी बुल्गारनमी को हो सकती है। हालांकि अब मैं एक्रीमिया की शहरी हूँ। मेरे वालिद बुल्गारिया फ़ौज में तवील अरसे तक इंस्ट्रक्टर रहे हैं। हम वहीं रहते थे, फिर रिटायर होकर मुस्तकिल तौर पर वापस आ गए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बुल्गारिया में गुजारे हैं और अब मुझे यहाँ आए हुए 10 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन का हवाई जहाज़ के एक हादसे में इंतकाल हो गया था, इसलिए अब मैं अकेली इस कोठी में रहती हूँ। मैंने तो अपने तौर पर खिलौने वाली कारपोरेशन में मुलाजमत की थी, लेकिन फिर बाद में मुझ पर यह राज खुला कि मादाम लिज़ा का ताल्लुक कातिलों के एक ग्रुप से है। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक ऑफिस वर्क से है, इसलिए मैं खामोश रही। तनहा चूंकि वहाँ इंतहाई माकूल मिलती है, इसलिए मैंने मुलाजमत भी जारी रखी। मादाम लिज़ा ने जब तुम्हारे कत्ल का मिशन लिया और उसने अपने ग्रुप को हिदायत दी, तो मैं भी वो हिदायत सुन ली। तुम्हारे हुलिये भी तफसील से बताए गए थे और तुम्हारे नाम भी। जब मैंने सुना कि तुम्हारा ताल्लुक बुल्गारिया से है, तो मेरे दिल में बुल्गारिया की मोहब्बत उमड़ आई, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सकती थी। इसलिए मैंने सिर्फ दुआ की कि तुम महफूज रहो। आज मेरा दफ्तर से ऑफ है और मैं खरीदारी के लिए शॉपिंग सेंटर में गई तो तुम मुझे नज़र आ गई और मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ बुल्गारिया की खातिर मैंने किया है, वरना अगर मादाम लिज़ा को मालूम हो जाए कि मैंने ऐसा किया है तो मेरी लाश से भी लोग इबरत हासिल करेंगे। जेनेट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड, मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर है, तुम कतई बेफिक्र रहो। हम फ़ौरन यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुमसे चंद मज़ीद मालूमात ज़रूर हासिल करेंगे। पहले हम मेकअप कर लें और लिबास तब्दील कर लें, मेजर प्रमोद ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। और ये तो और भी अच्छा है, इस तरह वो तुम्हें पहचान ना सकेंगे। तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बनाती हूँ, जेनेट ने खुश होते हुए कहा। और मेजर प्रमोद भी मुस्कुरा दिया। जेनेट के इस अंदाज ने उसे बता दिया कि जेनेट वाकई एक सीधी साधी और पुरखुलूस लड़की है, वरना अब तक वो यही समझ रहा था कि हो सकता है ये भी कोई नई चाल हो। और तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो दोबारा सीटिंग रूम में बैठे काफ़ी पी रहे थे, तो मेजर प्रमोद और तौफीक दोनों के ना सिर्फ लिबास यकसर बदल चुके थे, बल्कि वो अब बुल्गारिया की बजाय एक्रीमी नज़र आ रहे थे। तुम लोग तो जादूगर हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग इस तरह भी बदल सकते हो। अब तो कोई भी तुम्हें पहचान ना सकेगा। जेनेट ने हैरत और मुसरत भरे अंदाज में कहा। तुम अभी इस फील्ड को अच्छी तरह जानती नहीं हो जेनेट। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो पहचान भी लेते हैं। बहरहाल छोड़ो इस बात को। तुम अब ये बताओ कि मादाम लिज़ा कहाँ मिल सकेगी। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ना जाने कहाँ होगी। जब भी कोई मिशन वो हाथ में लेती है तो फिर वो अपने हाथ किसी हाथ और खुफिया अड्डे में मुंतकिल हो जाती है, और जब तक मिशन मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक वो सामने नहीं आती। जेनेट ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, किसी डेविस को जानती हो? प्रमोद ने कहा। हाँ, वो भी मादाम लिज़ा की तरह पेशेवर कातिलों का एक खतरनाक ग्रुप है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? जेनेट ने चौंक कर पूछा। वो भी हमारे पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब है रास्को ने हम दोनों को कत्ल के लिए बैक वक्त 2 ग्रुपों को मैदान में उतार दिया है। प्रमोद ने कहा। रास्को? वो कौन है? जेनेट ने चौंक कर पूछा। एक तंजीम है जो बुल्गारिया से इंतहाई कीमती मादनियात चोरी कर रही है और उसके खिलाफ काम करने हम यहाँ आए हैं। प्रमोद ने जवाब दिया। मादनियात? ओह, मादनियात की चोरी के सिलसिले में तो यहाँ एक तंजीम बड़ी मशहूर है, उसका नाम ब्लैक गोल्ड है। मैंने उसका नाम चेरी से सुना था। चेरी का ताल्लुक उस तंजीम से है। जेनेट ने कहा। चेरी वो कौन है? प्रमोद ने चौंक कर पूछा। चेरी मेरा दोस्त था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर उसने बेवफाई की और उसने एक और लड़की से शादी कर ली, तो मैंने उससे कताए ताल्लुक कर लिया। वो लॉर्ड्स होटल में चीफ सुपरवाइजर है। इंतहाई झूठा और कमीना आदमी है। उसने मुझसे 5 साल तक कोर्टशिप की, शादी के वादे किए, लेकिन जेनेट ने इंतहाई मगमूम से लहजे में कहा। क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? प्रमोद ने पूछा। नहीं, अब तो मैं उसके मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगी, और वैसे भी उसने शादी कर ली है। अब तो मैं उससे कभी दोबारा दोस्ती नहीं कर सकती। जेनेट ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा।
ओके जेनिट, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुमने बर वक्त हमारी मदद की है। अब हमें इजाज़त दो और सुनो, किसी को हरगिज़ ना बताना कि तुमने हमारी मदद की है। तुम सीधी सादी लड़की हो, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। प्रमोद ने कहा, मैं खुद मुहतात रहूंगी, वरना मादाम लिज़ा तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन तुम मुझे मिलते रहना। इसके अलावा कभी भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूंगी। मुझे बिल्गानिया से अपनी माँ की तरह मोहब्बत है, जेनेट ने कहा। तो प्रमोद ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों पैदल चलते हुए उस कोठी से बाहर आ गए। मार्केट से कोई टैक्सी पकड़ें और पहले मारियो से बात कर लें, फिर बाद में डेविस और मादाम लिज़ा से भी निमट लेंगे, प्रमोद ने कोठी के गेट से बाहर निकलते हुए कहा और तौफीक ने अस्बात में सर हिला दिया। माइकल एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर शदीद इज़्तिराब और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। मेजर प्रमोद और उसका साथी गायब हो चुके थे। जॉन विल्सन को उसके दफ्तर में कत्ल की रिपोर्ट भी उसे मिल चुकी थी और उसके कत्ल से माइकल को एहसास हो गया था कि उसने जिसको आसान शिकार समझा है वो इतना भी आसान शिकार नहीं, और उसने यकीनन उस बूढ़े जॉन विल्सन से मारियो और उसके दफ्तर की मुतालिक मालूमात हासिल कर ली होंगी, लेकिन उसे मालूम था कि वो वहाँ कुछ हासिल ना कर सकेगा। उसने डेविस को बता दिया था कि मेजर प्रमोद और उसका साथी मारियो के ऑफिस पर छापा मार सकते हैं, इसलिए डेविस ने वहाँ भी अपने आदमी तैनात कर दिए थे। उससे डेविस ने यह भी बता दिया था कि उसके ग्रुप से मुतालिक 2 पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों से टकरा गए थे और 2 पुलिस ऑफिसर जॉनसन ने उसे ट्रांसमीटर पर इत्तला दी थी कि उसने दोनों को मार गिराया है, लेकिन जब उसके आदमी वहां पहुंचे तो वहां जॉनसन और उसके साथी ऑफिसर क्लार्क की लाशें पड़ी हुई मिली। उन दोनों के हाथ हुक्म में उन्हीं की सरकारी हथकड़ियों में क्लिप कर दिए गए थे और जॉनसन की लाश जिस हालत में मिली थी उससे जाहिर होता था कि पहले उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है और फिर उससे काल कराई गई। उनका मकसद ये था कि डेविस वहां पहुंच जाए, लेकिन जब डेविस ने बजाते खुद वहां आने से हस्बे आदत इनकार कर दिया तो उन्होंने उन दोनों को हलाक किया और निकल गए। राल्फ होटल की कार जो उनके इस्तेमाल में थी एक मार्केट की पार्किंग में खड़ी मिल गई थी, लेकिन उन दोनों का कोई पता न था। उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली एक और इत्तला भी उसे पाकिस्तान से मिली थी कि पाकिस्तान का अली इमरान एक औरत और एक मर्द के हमरा नाराक के लिए रवाना हो गया है। माइकल ने एयरपोर्ट पर ही उन तीनों के हाथ में का बंदोबस्त कर लिया था और अब वो इस इत्तला के इंतज़ार में था, क्योंकि फ़्लाइट अब नाराक पहुँच चुकी थी और अभी वो सब सोच रहा था कि मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने पलटकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, माइकल ने तेज़ लहजे में कहा। रोडी बोल रही हूँ बॉस, मारियो के ऑफिस में 2 अफराद को मारियो के मुतालिक पूछगछ करते हुए चेक किया गया है। वो दोनों एग्रीमी है, लेकिन उनके कदोकामद मेजर प्रमोद और उसके साथी से मिलते हैं। वो पूछगछ करने के बाद वापस चले गए हैं। टीएस उनकी निगरानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। निगरानी क्यों कर रहे हैं? उन्हें गोलियों से उड़ा दो, माइकल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो चूंकि एग्रीमी है इसलिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी बॉस, दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया। जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसे गोलियों से उड़ा दो, समझे? ये मेरा हुक्म है, माइकल ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और माइकल ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया, लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और माइकल ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, माइकल ने ग्रहत लहजे में कहा। एलेक्जेंडर बोल रहा हूँ चीफ। इमरान और उसके साथी नाराक नहीं पहुंचे, वो रास्ते में क्लाडियो एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप हो गए हैं, एलेक्जेंडर ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि उन्हें किसी तरह ये मालूम हो गया है कि हम उनके खिलाफ यहाँ जाल बिछाए हुए हैं। बहरहाल दूसरे ग्रुप को कह दो कि वो एयरपोर्ट और दूसरे उन तमाम रास्तों की निगरानी करें जहाँ से नाराक में कोई दाखिल हो सकता है। और सुनो, जो भी मशकूक आदमी नजर आए, चाहे वो किसी हुलिये में हो, उसे गोली से उड़ा दो, माइकल ने चीखते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और उस बार माइकल ने रिसीवर क्रेडल पर पढ़ा और बजाय टहलने के कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अब उनके खिलाफ कोई और लाहा अमल सोचना पड़ेगा, माइकल ने कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद करके कुर्सी की नशीर से सर टका दिया। काफ़ी देर बाद उसने आंखें खोली और फिर सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच गया हो। कुर्सी से उठकर वो उस कमरे के उगबी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटी सी राहदारी थी जिसके अख्ताम पर एक ठोस दीवार थी। उस दीवार के करीब पहुंचकर माइकल रुका और उसने तेजी से पैर दीवार की जड़ में एक मखसूस जगह पर मारा तो दीवार दरमियान से शक होकर साइडों में खिसक गई। दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे जाते हुए दिखाई दे रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया और फिर जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा उसके हुक्म में दीवार बराबर हो गई। अब वो एक खासे बड़े हालनुमा कमरे में मौजूद था जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसने एक जगह पर अपना हाथ दीवार पर रखा और उसे जोर से दबा दिया। दूसरे लम्हे हल्की सी सरसराहट के साथ वहां से दीवार साइडों में हटी और अंदर एक बड़ी सी अलमारी नमूदार हो गई।
उस अलमारी का एक ही बड़ा सा खाना था और उसके अंदर एक जदीद साख्त का बड़ा सा ट्रांसमीटर मौजूद था। माइकल ने उसके मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए तो ट्रांसमीटर पर लगे हुए बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे और उसके अंदर से जू जू की आवाज़ें निकलने लगी और मुख्तलिफ डायलों पर सुइयाँ हरकत करने लगी। माइकल ने इन तमाम डायलों के नीचे मौजूद नाबें घुमाकर और डायलों पर मौजूद सुइयों को मुख्तलिफ हिस्सों पर एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर पर 6 डायल थे। जब उसने 6 के 6 डायलों को एडजस्ट कर दिया तो उसने एक बड़ा सा सुरख बटन दबाया तो मशीन में से टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। एक साइड पर लच्छेदार तार के साथ मुस्लिक माइक एक हुक पर लटका हुआ था। माइकल ने वो माइक उतार कर हाथ में लिया और फिर ट्रांसमीटर का एक और बटन दबा दिया। हेलो हेलो सुपर चीफ कॉलिंग वी सेक्शन चीफ ऑफ रास्को ओवर। माइकल ने तेज़ तेज़ लहजे में कहना शुरू कर दिया। वो मुसलसल कॉल देता रहा और फिर बारी बारी ये नंबर डायल करता रहा जब तक सब्ज़ रंग के तमाम बल्ब जल ना गए। वो मुसलसल कॉल देता रहा।